हाँ जी बेटा, good morning. Now our next chapter, which is chapter number 4, reproductive health. रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इस चैप्टर में हमने बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स और रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन, इसकी प्रॉब्लम्स, स्ट्रेटजीज, इनके बारे में पढ़ना है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब, वैसे सिंपल अगर हम इसका मतलब देखें तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद नॉर्मल फंक्शंस, इसका मतलब यही हुआ ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद नॉर्मल फंक्शंस। अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नॉर्मल फंक्शन से काम कर रहे हों तो हम लोग कहेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्दी है। बट WHO has modified this definition. World Health Organization has added some other aspects with this definition also. According to that definition, a total well-being in all aspects, a total well-being in all aspects of reproduction, total well-being in all aspects of reproduction beta, like physical, emotional and then beta behavioral और social. तो ये एस्पेक्ट्स भी इसके साथ ऐड कर दिए हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन वाइड हो गई है, इसमें काफ़ी दूसरे एस्पेक्ट्स भी ऐड हो गए हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, पहले हम प्रॉब्लम्स देखते हैं, फिर उस पर क्या स्ट्रेटजीज हैं गवर्नमेंट की, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंडिया के अंदर, इंडिया फर्स्ट कंट्री है जिसने ये पहली बार स्टार्ट किया है एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स एट नेशनल लेवल टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हम लोग फर्स्ट कंट्री हैं वर्ल्ड में टू स्टार्ट these programs. These program means reproductive health programs as a social goal. These programs are called as family planning. हमने इनको टाइटल दिया बेटा फैमिली प्लानिंग का, और अब हमने इसको मॉडिफाई कर दिया फैमिली प्लानिंग की जगह, जिसको जिसको हमने स्टार्ट किया था 1951 में, और जिसको ईयरली असेस करते हैं इसकी रिपोर्ट को, और इससे इम्प्रूव करके हमने अब इसको चेंज कर दिया रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। नाउ इट इज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, दैट इज RCH बेटा, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इसमें लोगों को अवेयर करते हैं रिप्रोडक्टिव रिलेटिव एस्पेक्ट्स के साथ, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और हमारा टास्क है रिप्रोडक्टिव हेल्दी फैमिलीज बनाना, रिप्रोडक्टिव हेल्दी फैमिलीज हों। तो इस काम में लोगों को ऑडियो विजुअल प्रोग्राम से, प्रिंट मीडिया से अवेयर करते हैं, और बेटा इसमें गवर्नमेंट भी है और साथ में कुछ NGO भी हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी इस काम में लगी हुई हैं, और इसके साथ पेरेंट्स, रिलेटिव्स, टीचर्स, फ्रेंड्स आर ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग देयर रोल्स, सो दैट कि ये इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो, और इवन सेक्स एजुकेशन स्कूल में दी जाए, ताकि स्टूडेंट्स के अंदर कोई मिथ नहीं रहे, मिसकंसेप्शन नहीं रहे। सो बाय दिस एजुकेशन, तो इससे बच्चों के अंदर मिथ्स और मिसकंसेप्शंस जो हैं रिगार्डिंग दीज रिप्रोडक्टिव
एस्पेक्ट्स ये दूर होने चाहिए। मीन्स बच्चों को पता हो रिप्रोडक्टिव हेल्थ और हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में, हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस की नॉलेज हो बच्चों को एसटीडीज के बारे में पता हो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में, और इनको सेफ जो सेक्सुअल प्रैक्टिसेस है मीन्स कॉन्ट्रासेप्शन का पता हो। और बेटा एजुकेट करना है लोगों को कि उनकी मैरिज की एज के बारे में, क्योंकि पहले बहुत छोटी एज में मैरिज होती थी, अब तो चेंज हुआ है इस प्रोग्राम के कारण, लोगों को अवेयर करने के कारण। इसमें फिर लोगों को एजुकेट करते हैं बेटा अबाउट देयर, जो कपल्स होते हैं उनको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बताते हैं साथ में। और इसके बाद बेटा प्रेग्नेंट लेडीज की केयर के बारे में बताते हैं। फिर बच्चों पोस्ट नेटल केयर, जन्म के बाद बच्चे की केयर कैसे करनी है, तो ये चीजें इस प्रोग्राम में इंक्लूडेड हैं। और ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन होने के कारण जो लोगों के अंदर इससे जो मैसेज गया बेटा, इससे फायदा ये हुआ है कि जो प्रैक्टिसेस चलती थी जैसे एमनियोसेंटेंसिस की, ये क्या होता है, ये एमनियोसेंटेसिस एक ऐसा मेथड होता है जिसमें जन्म से पहले ही हम बच्चे के सेक्स का पता करते हैं बाय एमनियोटिक फ्लूइड। माँ के अंदर हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि बेबी के ऊपर ये ऐसे कोटिंग होती है, यहाँ बेबी रहता है, इसके चारों तरफ कोरियोनिक लेयर, और अंदर यहाँ पे एक फ्लूइड होता है बेटा एमनियोटिक फ्लूइड। तो सिरिंज से इस फ्लूइड को बाहर निकालते हैं। तो इस फ्लूइड के अंदर, इस फ्लूइड को सिरिंज से बाहर निकाल लेंगे तो बेटा इस फ्लूइड के अंदर कुछ बेबी की सेल्स आ जाती हैं। यहाँ पे इसमें ये जो सेल्स आती हैं, इनका अगर आप क्रोमोसोम चेक करते हैं तो इससे पता लग जाता है कि जो बेबी है वो मेल है या फीमेल है। तो इस मेथड को फिर हमने बैन कर दिया है ताकि फीमेल फिटिसाइड ना हो। इसके बाद बच्चों पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, ये भी जनरल सा ही टॉपिक है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। अब क्योंकि मेडिकल सर्विसेज बढ़ गई हैं, हमने बेटर मेडिकल सर्विसेज दी हैं, उससे क्या हुआ है कि डेथ रेट कम हो गया है, बर्थ रेट बढ़ गया है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हो गया, MMR ये कम हो गया बेटा, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये भी कम हो गया। यानी MMR और IMR दोनों ही इस टाइम रिड्यूस्ड है। तो उससे क्या है कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी अबाउट 1900 में 2000 मिलियन, वो अब बढ़ गई है 3 टाइम्स, यानी 6000 मिलियन हो गई है बेटा। और सिमिलर ट्रेंड इंडिया में भी रहा है। इंडिपेंडेंस के टाइम यानी 1947 में इंडिया की जो पॉपुलेशन रही थी that was 350 million at that time, and you know now it has crossed 1 billion. So it means every sixth person in world is Indian. हाँ जी, every sixth person in India in world is Indian। इतनी बढ़ गई है बेटा पॉपुलेशन। यस, तो ऐसा इसलिए हुआ कि इस लोगों की डेथ रेट कम हो गई है, मदर की मोर्टेलिटी रेट कम हो गई है, न्यूबॉर्न की जो मोर्टेलिटी रेट कम हो गई है। हालांकि जो अभी रिप्रोडक्टिव हेल्थ RCH प्रोग्राम चलाते इससे फर्क पड़ा है, कुछ लोग एजुकेट हुए हैं, पॉपुलेशन कम है, बट अब भी बहुत ज़्यादा है। अब जो रेट चल रहा है, ग्रोथ रेट हमारा पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट चल रहा है बेटा 17/1000
पर ईयर, 17 पर 1000 पर ईयर। तो इससे ये पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और ये अल्टीमेटली बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से कंट्री के अंदर फूड की, शेल्टर की और मेडिकल हेल्थ की जो मेडिसिन्स हैं, जो हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, इनके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, हम लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम शुरू किए हैं। आपने सुना होगा कि हम दो हमारे दो स्लोगन्स, जैसे स्मॉल फैमिली हो तो उसको ये बेनिफिट है, मैरिज की एज इंक्रीज कर दी, तो इससे बेनिफिट्स हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोकने के लिए जो हम तरीके यूज करते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोकने के लिए वो कौन कौन से मेथड हैं और आइडियल मेथड कौन होगा। मतलब आप जो डिवाइस यूज करें, चाहे कोई मेथड यूज करें, तो आइडियल मेथड वो होगा जो रिलायबल है, मतलब जिस मेथड से श्योर है कि प्रेगनेंसी नहीं होगी, जिस मेथड में श्योर है कि कोई साइड इफेक्ट्स नहीं आएंगे, जीरो हो साइड इफेक्ट्स, और इजीली अवेलेबल हो, अफेक्टिव हो, सेक्स डिजायर पे कोई इफेक्ट ना हो। तो ये सब बातें पॉसिबल नहीं है, तो आइडियल के अंदर होगी ना, और आइडियल कोई चीज है ही नहीं हमारे पास। तो इट मीन्स जो बर्थ कंट्रोल मेथड हम यूज कर रहे हैं वो ये सबकी कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी प्रेगनेंसी रुकती है मिनिमम साइड इफेक्ट्स के साथ। हम जो मेथड्स हैं उनको अडॉप्ट करते हैं। अब जो बर्थ कंट्रोल के मेथड्स हैं बच्चों, बर्थ कंट्रोल मेथड्स में बेटा डिफरेंट टाइप्स के मेथड यूज करते हैं, जिनमें फर्स्ट टाइप होती है नेचुरल और ट्रेडिशनल। ये भी आपने 10th में पढ़े हैं, नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड्स बेटा। दूसरे होते हैं बैरियर मेथड, ये भी 10th में पढ़ते हैं, बैरियर मेथड। थर्ड है बेटा इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस, आईयूडीज। उसके बाद बेटा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। फिर हम एक मेथड पढ़ते हैं बच्चों, इंजेक्टेबल्स यूज करते हैं, इम्प्लांट्स यूज करते हैं, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स। और एक मेथड आपको पता है सर्जिकल यूज करते हैं। अब ये जो मेथड है इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नेचुरल है। ये जो मेथड है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन ये इरिवर्सिबल है, वापस रिवर्स नहीं कर सकते। इन मेथड्स में कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर मिलेगा। तो नेचुरल मेथड, अच्छा पर्पस इसका कंप्लीट कैसे होगा, जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा है लास्ट चैप्टर में कि फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। हमें पता है कि स्पर्म्स आते हैं ऐसे और यहाँ ओएजी स्पर्म मिलते हैं। किसी भी तरह अगर हम स्पर्म को रोक पाए तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, ओवा को निकलने से रोक दें ओव्यूलेशन को तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, ओवा को अटैच यहाँ ना होने दे, मतलब जाइगोट को, एम्ब्रियो को यहाँ यूट्रस की वॉल में इम्प्लांट नहीं होने दे तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हम डिफरेंट डिवाइसेस यूज करते हैं या फिर हम केमिकल्स यूज करते हैं, हार्मोन्स यूज करते हैं। तो नेचुरल मेथड्स जो है, फर्स्ट अप नेचुरल मेथड्स वो मेथड्स हैं जो हम यूज करेंगे अवॉइडिंग चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। These methods on the basis avoiding chances of sperm and ova fertilization, इन दो के बीच में फर्टिलाइजेशन ना होने दे। तो पहला है जी पीरियोडिक एब्सटिनेंस। पीरियोडिक एब्सटिनेंस, इसमें कोई केमिकल यूज नहीं कर रहे हैं। ये मेथड जो है नेचुरल, इसमें कोई केमिकल यूज नहीं है, कोई डिवाइस यूज नहीं है। पीरियोडिक एब्सटिनेंस इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि 10th से 17th डे तक सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे, मतलब स्पर्म्स आए नहीं, क्योंकि इन दिनों में ओवा के रिलीज होने के डेज हैं। इन दिनों आपा कहते हैं 14th डे को रिलीज होता है, बट चांसेस है आगे पीछे भी रिलीज हो सकता है, तो हम इस वीक को अवॉइड कर देते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर इन दिनों में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो तो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी कम हो जाएगी।
दूसरा मेथड है बेटा कोइटस इंटरप्टस। कोइटस इंटरप्टस का मतलब विड्रॉल ऑफ पेनिस बिफोर इजैक्यूलेशन। स्पर्म्स डिस्चार्ज होने से पहले ही पेनिस रिमूव कर लिया जाए तो चांसेस है प्रेगनेंसी नहीं होगी। थर्ड मेथड है बेटा लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया ये क्या मेथड है कि जब तक मदर बेबी को मिल्क देती रहेगी, बच्चा मिल्क सक करेगा, तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी। ये करीबन 6 महीने तक ऐसा रह सकता है। 6 महीने डिलीवरी के बाद, तो 6 महीने तक कोई चांसेस नहीं है आगे प्रेगनेंसी होने के, क्योंकि इन मेथड में हमने कोई मेडिसिन यूज नहीं की है, तो इसलिए कोई चांस नहीं है साइड इफेक्ट्स आने की। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है बैरियर मेथड। तो बैरियर मेथड सेकंड जो है, बैरियर मेथड इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि अगर हम स्पर्म और ओवा के बीच में कोई बैरियर लगा दें, जैसे ये है, यहां से स्पर्म आते हैं तो यहाँ पे कोई बैरियर हो, जैसे पेनिस के ऊपर ये कवरिंग हो, इसको क्या कहते हैं, कॉन्डोम। तो उससे क्या होगा कि स्पर्म इसके अंदर रह जाएंगे। तो बैरियर मेथड में क्या यूज करते हैं, कॉन्डोम्स। वो मेल और फीमेल दोनों के ही हैं, इजिली यूज किए जा सकते हैं। दूसरा साथ के साथ यूज करते हैं बेटा, अच्छा इसका फायदा ये है कि इससे एसटीडीज भी नहीं होती, वो भी रुक गई। सेकंड बेटा कुछ डिवाइसेस और आती हैं, डायाफ्राम्स, वो यूज कर सकते हैं। सर्वाइकल कैप्स यूज कर सकते हैं, यहां जो यूज होंगी सर्विक्स में सर्वाइकल कैप्स। और वॉल्ट्स यूज कर सकते हैं बेटा, ये तो रिपीट कर सकते हैं इसके यूज को वापस, और ये डिस्पोजेबल, एक बार यूज करने के बाद थ्रो करना होगा। और इसके बाद स्पर्मिसाइडल क्रीम्स भी आती हैं। स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जो क्रीम पहले लगा देंगे, और कोई मेथड नहीं लगाना आपने। यहाँ पे अगर आप पहले क्रीम यूज करते हैं तो जैसे स्पर्म आएंगे, वो क्रीम जो कैसी होती है, स्पर्म को किल करने वाली, स्पर्मिसाइडल, तो स्पर्म मर जाएंगे। दूसरा एक कैप्सूल आता है जिसको स्पोजिट्री कहते हैं, स्पोजिट्रीज, वो कैप्सूल्स होते हैं, वहां पहले इंजेक्ट कर देंगे तो वो स्पर्म को किल कर देंगे, प्रेगनेंसीज नहीं होंगी बेटा। इसके बाद आईयूडीज, इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस। इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस जो हैं वो खुद से नहीं लगा सकते, इसको एक डॉक्टर या कोई ट्रेन्ड नर्स ही लगा सकती है। इसमें यहाँ पे एक डिवाइस इंसर्ट कर देते हैं इसमें सर्विक्स में। तो ये डिवाइसेस आईयूडीज होती हैं, ये कई तरह की मिलती है बेटा। एक तो नॉन मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड है, सिंपल है वो डिवाइस। नॉन मेडिकेटेड डिवाइस जैसे फॉर एग्जांपल लिप्स लूप, ये यूज कर सकते हैं। मेडिकेटेड जो होती है वो साथ के साथ केमिकल भी निकालती है, मेडिसिन भी निकालती है। तो अच्छा, एक जैसे कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज भी होती हैं। ये कैसी होती है, कॉपर टी जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ये क्या करती है, ये कॉपर रिलीज करती है बेटा, कॉपर आयंस, और कॉपर आयंस स्पर्म को किल करते हैं। ये स्पर्म को किल कर देंगे तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसी तरह जैसे कॉपर 7 भी आता है बेटा, मल्टीलोड 375 भी आता है, और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज भी आती हैं। ये मेडिकेटेड मैंने बताया ना आपको, ये हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज आती हैं। ये केमिकल रिलीज करते रहेंगे, हार्मोन रिलीज करेंगे, उससे क्या होगा कि बेबी जो एम्ब्रियो आया वो इम्प्लांट नहीं होगा या फिर स्पर्म फर्टिलाइज नहीं होगा। इसके बाद भी अगर कोई ये मेथड भी यूज नहीं करने, तो इसके बाद कुछ और मेथड भी हैं जिनमें बेटा पहले है पिल्स। कुछ गोलियां टैबलेट्स होती हैं, ओरली यूज करते हैं, तो इनको कहते हैं ओरल एंड कॉन्ट्रासेप्टिव्स। इन पिल्स के अंदर, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के अंदर, जैसे ये पिल्स कब शुरू करते हैं, ये पिल्स वो हैं जो डेली यूज करते हैं, और कब तक यूज करेंगे, 21st डे तक यूज करेंगे, तो उससे प्रेगनेंसी नहीं होगी।
इसी तरह एक फेमस है मेडिसिन सहेली, सहेली इसको वीक में एक बार लेना है, वीक में वंस है, और नो प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी को रोक देती है बेटा, कम साइड इफेक्ट है इस टैबलेट के। इसके बाद बच्चों कोई इमरजेंसी में यूज करना हो, जैसे इमीडिएटली सेक्स के 72 आवर्स के अंदर, तो इसके अंदर जैसे कुछ आती हैं, आई पिल आती है 72 जैसे। इसी इनमें क्या होता है, इनमें या तो प्रोजेस्टेरोन अकेला होता है या फिर प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन दोनों का कॉम्बिनेशन दे देते हैं। तो ये होने से क्या होता है कि हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं फीमेल में, तो या तो ओव्यूलेशन रुक जाता है या फिर उसका इम्प्लांटेशन रुक जाता है, मतलब प्रेगनेंसी रुक जाएगी। अब एक तरीका है बेटा लास्ट, सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड जो है वो इरिवर्सिबल है, उसको अगर अडॉप्ट किया है तो वो बैक नहीं हो सकता। सर्जिकल मेथड इसके चांसेस कम है। तो जैसे मेल के अंदर क्या होता है कि ये टेस्टिस, ये एपिडाइडिमिस, यहाँ पे ये वास डिफरेंस, इस वास डिफरेंस को यहाँ से कट कर देंगे और उसको टाई कर देंगे यहाँ पे, इसको कहते हैं बेटा वैसेक्टोमी। और इसी तरह जैसे बच्चों फेलोपियन ट्यूब्स जो होती हैं फीमेल के अंदर, इनको आप कट कर दीजिए, जैसे यूं, यहाँ से हमने जैसे इसको कट कर दिया और इसको यहाँ से बंद कर देंगे दोनों साइड से, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसको कहेंगे ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी ये इरिवर्सिबल मेथड्स हैं जिनसे प्रेगनेंसी रुक जाएगी। तो हमने बेटा इस चैप्टर को हाफ कर लिया, बहुत छोटा सा ही चैप्टर है, एक लेक्चर और होगा, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और हमारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।